कैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले जो ईमेल आए थे, जो कमेंट्स आए थे, उस कमेंट्स में यही पूछा गया था कि रावण जो राजा रावण थे उनकी वो ब्राह्मण थे या गौण थे या बौद्ध थे या कौन थे। बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इतिहासकालीन बात है। इस इतिहास को बहुत अच्छी तरह से देखने से ही हमें सब कुछ मिलेगा। देखिए, ग्रंथ मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रंथ कब लिखे गए। ग्रंथ तब लिखे गए जब उसकी भाषा समृद्ध हुई, लिपि अस्तित्व में आई, तब जाके ग्रंथ लिखा लोगों ने। इमेजिनेशन तो आज भी चल रहा है, आज भी बड़े बड़े वेब सीरीज बन रहे हैं इमेजिनेशन के थ्रू, और इस इमेजिनेशन को अगर हम सच मान लेंगे तो कैसे होगा। यहाँ तक कि कोर्ट भी नहीं मानते कि ऐसे ग्रंथों को इतिहास का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इतिहास अलग है और आप जो काव्य रचते हो, आप जो ग्रंथ लिखते हो वो अलग है। और इस ग्रंथ के अनुसार लिखा गया है कि राजा जो रावण है वो ब्राह्मण थे, और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किए कि वो ब्राह्मण है, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो इंडिजिनस पीपल में से कैसे आते हैं। देखिए, बातें बहुत सारी है। ये बात है कि जो ग्रंथ इस बुनियाद पर बना हो, जिस बुनियाद के नीचे कुछ भी नहीं है, ओनली रचा गया और उसे सच मानकर हम जी रहे, तो ये गलत है। लेकिन मैं गौंड जनजाति की जब बात करता हूँ, पहली बात तो ये बहुत पुरानी बात है, इसका मतलब यहाँ के इंडिजिनस पीपल से इसका संबंध रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, राजा रावेन की विचारधारा और बाकियों की विचारधारा सेम नज़र नहीं आती। बिल्कुल ही राजा रावेन को एक मत्सर अहंकारी दिखाया गया है। अभी बाकी इतिहासकार क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप एक ही तरफ से देखते हो तो नहीं चलेगा। एक पेड़ है, मुझे कहा जाए कि एक पेड़ के पत्ते नापना है, मैं जिस एंगल में खड़ा हूँ उस एंगल में जो पेड़ दिख रहा है, मैं उसी एंगल के अगर पत्ते नापता हूँ, क्या ये मेरा मेजरमेंट सही है? क्या मैंने पत्तों की संख्या बराबर बता दी? पेड़ के उस बाजू में पत्ते नहीं होंगे? होंगे। तो मैं जो देखता हूँ वो पूरा पेड़ नहीं है, वो पेड़ की एक बाजू है। वैसे आपने किसी ग्रंथ को पढ़ा है, किसी कीर्तनकार से वो ग्रंथ सुना है, वो उस ग्रंथ की एक बाजू है। लेकिन दूसरी बाजू ये है कि रावण जो राजा सम्राट राजा रावण कहा जाता है, उनके लाइफ के बारे में यहाँ के इंडिजिनस पीपल जो किंवदंतियाँ, जो कहानियाँ, जो पाटाएँ गाते हैं वो अलग है। उनसे ये साबित होता है कि रावण अहंकारी नहीं थे, तो एक अच्छा राज्य चला रहे थे जिनमें बहुत ज्ञान की बात हो। और जो 10 सीर आपको बताया जाते हैं ना, वो 10 सीर नहीं तो 10 प्रकार के ज्ञान, जो हम क्या करते हैं, किसी एक नॉलेज में हम पीएचडी करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये इस नॉलेज में सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है। बिल्कुल यही बात थी, राजा रावण को भी बहुत सारी बातें पता थी। यहाँ के इंडिजिनस पीपल का दावा है कि जो मेडिटेशन है उनके काल में बहुत ही विकसित था। दूसरी मैं आपको बात बता दूँ, गौंड जनजाति में 2 पद्धतियाँ हैं, एक वेन पद्धत, एक पेन पद्धत। कोई मर जाता है, इस पंच महाभूत में विलीन होता है, उसको पेन कहा जाता है, जिसे पेनवासी वगैरह वगैरह कहा जाता है। लेकिन जब वो जिंदा होता है तब उसे वेन कहा जाता है। रावेन यह शब्द भी ऐसे ही शब्द से आया है, जिसे रावेन कहा जाता है। रावेन के साथ अगर हम इतिहासकारों की बात करेंगे, इंडिजिनस जो इतिहासकार है जिन्होंने सर्च किया, माननीय वेंकटेश आत्राम सर, गोंडी साहित्य संदर्भ, जिनका गोंडी बहुत ही प्रॉम्प्ट था, वो कहते हैं कि अंदाजे के अनुसार अमरकंटक के इर्द गिर्द उनकी लंका होनी चाहिए। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि ये गोंड थे। अगर मुझे एक बताइए, वो इंडिजिनस पीपल के यहाँ से आते हैं, क्योंकि रावण को शंभू सिख का भक्त बताया गया, और एक आप ये कहेंगे कि महादेव शंभू सिख के भक्त जो थे वो बाकी लोग भी थे। उस काल में शंभू गौरा पिंड को गौंड जनजाति ही पूजती थी। शंभू सिख गोंडियनों के ही राजा थे, और उनके राजा होने के कारण शंभू गौरा पिंड और शंभू की भक्ति यानी शंभू की आराधना, उपासना, यही गौंड जनजाति के लोग करते थे। लेकिन बात ऐसी आती है कि फिर ये धर्म हुआ, फिर ऐसा क्यों लिखा गया। अभी देखिए, आज मैं हूँ, आज बहुत सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, एक पीढ़ी करेगी,
दूसरी पीढ़ी करेगी, तीसरी पीढ़ी यही मानेगी कि मेरे दादा मेरा बाप यही करता था तो बिरसा मुंडा भगवान है। चौथी पीढ़ी उसका मंदिर बना देगी और मंदिर में आप घंटा बजाओ और भगवान बिरसा मुंडा करो। क्यों होता है? क्योंकि विचारधारा खत्म हो जाती है और हमें अपने महापुरुषों को भगवान नहीं बनाना है। वो क्रांति सूर्य है, हमेशा हमें क्रांति की ज्वाला, हम उनके पास खड़े होंगे, उनके पुतले के पास खड़े होंगे ना, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हम फिर से चार्ज हो जाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है तो हम भी करेंगे। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब बिरसा मुंडा की कहानी भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ चले। लेकिन आप उनको भगवान बना रहे हो तो एक बार सुन लीजिए, वो कहानी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। क्योंकि सवाल यही आता है कि हमारे महापुरुषों को हम भगवान बनाना चाह रहे या उनको एक आदर्श बना के हम अपने दिल में रखना चाहते हैं। वैसी ही कहानी जब यहाँ पे देखा गया कि एक नायक है जो मर नहीं रहा, हर तरह से हम उसको ये कर रहे हैं, तो उसकी कहानियाँ बदल दी गई और हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाने में इन लेखकों का ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। हालांकि मैं भी एक लेखक हूँ तो मुझे पता है कहानियाँ हम कहाँ से कैसे बदल देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या निकालना है और क्या निकल गया। तो ये जो काव्य है, जिसे हम काव्य कहते हैं, जिसे राम और रावण की कथा दिखाई गई, वो कथा में क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट है? बाकी इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, कोई राजा था, कोई प्रधान था, अन्य तरह की गणतंत्र व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जब बाहरी लोग आए नष्ट करना चाहा, कुछ जगह की नष्ट कर पाए लेकिन कुछ जगह की बिल्कुल नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने उसी को सामने रखा और कहानियाँ बदल दी। एक दो पीढ़ी ने विरोध किया और उसके बाद जो कहानियाँ चलती आ रही है वो आज भी आपके सामने है। आपको बता दूँ, रावण का गोंगो गोंडी कल्चर में किया जाता है। हमारे यहाँ पे अहिरावण महरावण का भी उल्लेख आता है। उस उल्लेख में सीधा सीधा रावण गोंगो में बताया जाता है कि रावण हमारे पेन पुरखा थे। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि रावण जो मैंने इतिहासकार जैसे कि वेंकटेश आत्राम सर के मैं किताब का संदर्भ दूंगा जो मराठी में है, लेकिन उन्होंने इस रावण शब्द को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और इससे यही साबित होता है कि ये तो अपने लोगों को कभी विलन नहीं बनाते, ये अपने लोगों को कभी भी विलेन नहीं बनाते। अगर वो ब्राह्मण होता तो वो हीरो बना होता, अगर वो विलन बना है तो सीधा समझिए कि वो इसी यहाँ के मूल निवासी कम्युनिटी का राजा था। हिरण्यकश्यपु के बारे में भी यही है और जो भी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, मूल निवासी लोगों ने उनका विरोध किया, या तो उनको राक्षस, दैत्य, दानव, पिशाच, असुर करके धुतकारा गया है। सीधी बात है, एक विचारधाराओं का खेल है ये दोस्तों। इस बातों में ना रहिए कि वो ब्राह्मण था, वो क्या था, बुद्धिस्ट था। हमें और रिसर्च करना है इस बारे में और ऐसे एविडेंस ढूंढना है जो एविडेंस ये बता दे कि वो क्या था। लेकिन रावण की विचारधारा आज के मूल निवासियों की विचारधारा से मिलती है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो रावण का और वीरांगना रानी दुर्गावती का जो शासनकाल है, इसमें सिमिलर बातें नज़र आती है। एक समय का काल दोनों का नहीं है, लेकिन इनकी राज्य चलाने की जो पद्धति है वो सेम नज़र आती है। इसलिए यहाँ का गौड़ समाज रावण को मानता है। हो सकता है, देखिए, लेफ़्ट राइट की दोनों विचारधारा चलती है, तो अगर हम राइट को नहीं मानते तो हम लेफ़्ट को ज्वाइन करेंगे। बहुत लोगों का ये कहना है कि राम का विरोध करने के लिए लोग रावण को सामने ला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। रावण के एक कृत्य से आपने उसको दुष्ट साबित किया है। मैं भी आपको बता दूं कि हर आदमी ऐसे कृत्य करता है, छोटे हो या बड़े, लेकिन उसका जो फैमिली, उसके जो करियर का बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से मलिन नहीं होता। फिर इस किताब में क्यों मलिन किया गया? रावण अगर बुद्धिमान नहीं था तो इतना प्रचंड राज्य वो विकसित ही नहीं कर पाता था, और उसे पता था ज्ञान कहाँ बांटना है, उसे पता था कर्म क्या करने हैं। सीधी बात है दोस्तों, आपको उलझाने के लिए ऐसे टॉपिक छेड़े जाते हैं और फिर आप कहते रहते हो कि अगर उसकी जात, सीधी बात बता दूँ, वो अगर ब्राह्मण कम्युनिटी से होता था तो ये लोग उसको सीधा हीरो साबित करने पे तुले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मूल निवासी साहित्यकारों की किताबें जो कहते हैं कि रावण राजा गोंडियन कम्युनिटी से था
इंडिजिनस पीपल था, यहाँ का मूल निवासी था, और इसलिए उसका इतिहास बदल दिया गया। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। इस वीडियो से किसी की भेदभावना भड़काना ये उद्देश्य नहीं है, तो क्लियर करना कि इतिहास क्या कहता है। और बता दूं, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो 4000 साल पुराने नहीं है। हड़प्पा में जो लिपि नज़र आई है वो लिपि कंगाली साहब ने जो पढ़ी है उसमें भी हमें शब्द नज़र नहीं आते, तो उसमें हमें एक प्रकार का ऐसा आकृतिक शब्द नज़र आता है, और इस आकृतिक शब्द के बाद ही लिपि बनी है, यानी हड़प्पा के बाद लिपि बनी है, यानी हड़प्पा में यह ग्रंथ तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह है कि वेंकटेश आत्राम और आचार्य मुद्रण कंगाली साहब की अगर हम किताब पढ़े, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास वगैरह, तो उन किताबों में ये सीधा बताया गया है उनके नज़र से। इस इतिहास का पहला लेख अगर कहीं मिला है तो वो सम्राट अशोक के काल के शिलालेख है, और उसी के बाद ही ये लेखन कला विकसित हुई है। तो उसके पहले कोई ग्रंथ था ये हम नहीं मानेंगे, हमारा सीधा दिमाग से काम करना है। और कंगाली साहब और वेंकटेश आत्राम और उनके साथ उन्होंने जहाँ से रेफरेंस लिया वो बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि ईस्वी सन के पूर्व नहीं, ईस्वी सन के बाद 900 से 1200 या 900 से 1500 इन कालों में ये ग्रंथ रचे गए हैं। देखिए, हम बात इतिहास के 5-5 हज़ार साल की कहते हैं, और हम जो ग्रंथ देख रहे हैं वो 900 से 1500, यानी अभी 2000 चल रहा है, 500 ले लो और 500 बढ़ा दो, 1000 साल से ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं। सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज ना होइए और दूसरों को भी कंफ्यूज ना करिए। ये जो राउड पेन की बात करते हैं, रावेन से संलग्न राउड पेन की बात करते हैं, वो पेन हमारा 5 सगाओं का भी है, राउड वंश है हमारा। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हो, इसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। जो मुंह में आया वो बताना नहीं है। तो अपने बच्चों को आप इतिहास पढ़ो, मेरा ये कहना नहीं है कि आप इतिहास नहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ते समय उस इतिहासकार क्या बोल रहा है ये अपने दिमाग से तर्क लगाओ। अगर आप अच्छी तरह से तर्क लगा सकते हो तो आप इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हो। दोस्तों ये राजा रावण का वीडियो इसके लिए था कि ये ब्राह्मण थे या गौड़ थे, वो यहाँ के 100% मूल निवासी थे, और इसके लिए मूल निवासियों के कल्चर में आज भी रावण हमें नज़र आते हैं। तो देखिए, हर जगह से वे नज़र आकर देखिए, और क्या लगता है बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।